नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो चलिए जल्दी से बिना बकवास के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इसमें क्या होता है कि आपको पहले पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है और नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको मतलब सिंपल सा एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ जिससे आपको सिंपली देखने में पता लग जाएगा कौन लीनियर है कौन नॉन लीनियर है। आपके पास कुछ भी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी, जैसे पी डी वाई वाई डी एक्स प्लस कुछ पी यहाँ पर कांस्टेंट होगा ना, P1 P2 ऐसे करके होंगे ना पी वाई तक। तो वहाँ पर मान लीजिए आपके पास कुछ यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पर इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, क्यू लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। यहाँ पर क्यू मतलब कुछ फंक्शन है, यहाँ पर कोस एक्स भी हो सकता है, ई एक्स भी, ई रेज़ पावर एक्स भी हो सकता है, या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर कुछ होता है तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये नॉन लीनियर है। ये क्या है, नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर इक्वल टू 0 होता है और अगर 0 होता है तो ये होती है लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, ये तो ये वाली जो होगी ये वाली होगी लीनियर इक्वेशन। क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, कुछ भी मतलब वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट करके कुछ होना चाहिए, प्लस बाय इज इक्वल टू 0 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन होगी। और लीनियर और नॉन लीनियर में और भी डिफरेंस होता है, पर मैंने आपको ये कॉमन सा डिफरेंस बताया है। इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से भी पता लगता है कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, परंतु मैंने आपको सिंपल सा डिफरेंस बताया हुआ है कि यहाँ पर अगर कोई फंक्शन होगा तो वो नॉन लीनियर होगी और 0 होगा तो वो लीनियर होगी। ठीक है, इसमें आपको जो पता होनी चाहिए वो सबसे पहली चीज़ है कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, सिंबॉलिक फॉर्म के बारे में। सिंबॉलिक फॉर्म जिसको हम एस एफ से भी डिनोट करते हैं, मैं आगे एस एफ से ही डिनोट करूंगा, आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं उसको, सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, और एक होती है एक्सिलरी इक्वेशन, इसको एक्सिलरी बोलते हैं, ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। सेकेंड है एक्सिलरी इक्वेशन, इसको हम ए ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन, सिंबॉलिक फॉर्म, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ ये होती क्या है। चलिए जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको बताता हूँ कि सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है और एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है और इनका हमने सोल्यूशन कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो बच्चों मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी और एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी इसमें, सिंबॉलिक फॉर्म आपके पास ये जो डी वाई, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर डी वाई डी एक्स ये जो होगा ये ऑपरेटर होता है, इसको हम डी से डिनोट करेंगे। किससे, कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म और एक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम इसको कैपिटल डी के साथ डिनोट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो डी वाई डी एक्स ये डबल डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी, डी स्क्वायर। ठीक है, और मैं बताता हूँ बाय हमने बाहर लेना है, सबका बाय बाय जो भी है यहाँ पर हमने बाहर लेना है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7d, एक बार है ना, ये बन जाएगा d प्लस 12 और इसका हमने कॉमन ले लिया बाहर, y इज इक्वल टू 0। बन गई नहीं ये इक्वेशन। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये है सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमने सिंबॉलिक फॉर्म से एक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनानी है मैं बताता हूँ आपको। एक्सिलरी इक्वेशन में क्या होगा कि आपके पास ये जो सेंटर में होगा ना, मतलब बीच में जहां पर y नहीं है ब्रैकेट में हमने जो लिखा है इसी को हम 0 के इक्वल कर देंगे, ये हमारी एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हुई हमारी एक्सिलरी इक्वेशन। और सोल्यूशन कैसे निकालना है मैं इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन भी निकाल देता हूँ, पर इससे पहले स्क्रीन पर आपको एक टेबल शो हो रहा होगा, आपने उस टेबल को लर्न कर लेना है। हर एक जो भी हमारे पास निकलेगी डी की वैल्यू, उसके जो सोल्यूशन होंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। तो चलिए मैं इसको सोल्व करके आपको बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। आगे क्या करेंगे अभी हम इसका, देखो हम फैक्टर बनाएंगे इसके, डी स्क्वायर क्या होगा 12, 4 इंटू 3 हो जाएगा ना, माइनस 4d माइनस 3d प्लस 12 इज इक्वल टू 0। d कॉमन लिया, d माइनस 4 माइनस 3d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गया d माइनस 4 और d माइनस 4 तो बन गया ना d माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या आएगा, डी की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, क्या आई, एक आ जाएगी हमारे पास 3 और एक आ जाएगी हमारे पास 4।
ये आई हमारे पास डी की वैल्यू, और हमको जो पता होनी चाहिए वो डी की वैल्यू ही पता होनी चाहिए। अब हम इससे सोल्यूशन निकालेंगे। तो मैंने जो आपको टेबल बताया था उसके पास आपने देखी होगी, ये होते हैं रूट्स। जो हमारे पास रूट्स आए हैं तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 e रेज्ड पावर 3x, वहां पर अल्फा x कुछ ऐसे दिया होगा, e रेज्ड पावर 3x प्लस c2 e रेज्ड पावर 4x। ओके, ये हमारा आ गया सोल्यूशन। उस टेबल को लर्न कर लीजिए। मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, धीरे धीरे करके वो टेबल भी धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम लेते हैं हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। ये है y ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे ये ट्रिपल डेरिवेटिव है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हमने डबल डेरिवेटिव का डबल डी स्क्वायर लिया था, यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर माइनस डी, एक बार है ना, प्लस 3, और ये बाय हमने ले लिया बाहर, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक्सुलर इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्सुलर इक्वेशन हो जाएगी डी क्यूब, इस वाली चीज को हम 0 के इक्वल कर देते हैं ना, माइनस 3 डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने निकालने हैं रूट्स। तो रूट्स निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास आएंगे 3 रूट्स, क्योंकि ये हमको पता है कि इसकी जो पावर है वो हाईएस्ट पावर वो 3 है। तो कई बार क्या होता है कि जब हाईएस्ट पावर 3 या 4 आ जाती है तो बच्चे जो होते हैं वो इसको सोल्व नहीं कर पाते। तो मैं आपको इसका एक आसान तरीका बताऊंगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, कोई भी हमने ऐसे वैल्यू लेनी है कि जिसको हम वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है कि जिससे कि इसकी वैल्यू जो वो 0 के इक्वल आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर 2 ले लें, 1 ले लें, 3 ले लें, कुछ भी ले लें, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 ली हमने, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 क्यूब 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 रहेगा ना, 1 माइनस 3, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, ऊपर लिख देता हूँ 1, यहाँ पर 1 माइनस डी की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, माइनस 3 माइनस यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 के साथ 3 कट गया, दिख रहा है आपको, सॉरी 1 1 ये कट गया। ठीक है, तो हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, डी की एक वैल्यू 1 हो सकती है। तो डी की एक वैल्यू 1 हुई तो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो प्लस पॉजिटिव 1 है, हमने यहाँ पर पॉजिटिव 1 पुट किया था, पॉजिटिव 1 है तो हम d माइनस 1 जो होगा वो इसका फैक्टर होगा, क्योंकि अगर हम d माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी ना। तो d माइनस 1 हमारे पास एक फैक्टर हुआ। अब हम इससे क्या करेंगे, इसको हम इस वाली टर्म को हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d माइनस 1 डी क्यू, ये आपने रफ वर्क में करना है, मैं यहीं पर कर रहा हूँ इसको, माइनस d प्लस 3। क्या किया, इस फैक्टर के साथ आपने इस टर्म को डिवाइड कर देना है। डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर के साथ किया पहले, डी क्यूब बन गया माइनस डी स्क्वायर बन जाएगा, साइन चेंज हो गए, कट गया, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2d स्क्वायर, ऊपर से उतारा माइनस d, यहाँ से माइनस 2d के साथ किया मल्टीप्लाई, क्या आ गया माइनस 2d स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस प्लस 2d प्लस माइनस, साइन चेंज हो गया ना, ये कट गया, यहाँ पर क्या बन गया माइनस 3d प्लस 3। फिर आपने क्या किया, माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया माइनस 3d माइनस माइनस प्लस 3, तो ये कट गया। तो आपके पास एक क्या आया, ये देखो d माइनस 1 तो था ना, और एक आपके पास क्या आ गया फैक्टर, ये वाला डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, ओके, इक्वल टू 0। अब मैं बाकी का नीचे कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या था, d माइनस 1 डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये बन गई है क्वाड्रिक इक्वेशन। अब हम इस क्वाड्रिक इक्वेशन को तो सोल्व कर ही सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d माइनस 1, तो जल्दी से इसके फैक्टर बनाते हैं, क्या बन जाएंगे, डी स्क्वायर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 आया, तो ऐसी दो टर्म जिनको मल्टीप्लाई करने पर 3 आए और प्लस और माइनस करने पर हमारे पास 2 आए, तो वो क्या होंगी, वो होगी हमारे पास माइनस 3 डी प्लस 1 डी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर फैक्टर बना लेते हैं जल्दी से, क्या बन जाएंगे, डी कॉमन लिया डी माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया डी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 3 फैक्टर क्या आ गए, d माइनस 1 दिख रहा है ना आपको, d माइनस 3 d प्लस 1
यही आए ना, इज इक्वल टू 0। तो डी की हमारे पास 3 वैल्यू क्या आई, इसको उस तरफ करेंगे तो प्लस का बन जाएगा, ये वाला भी प्लस का बन जाएगा और ये वाला माइनस का बन जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास डी की 3 वैल्यूज। और ये यहाँ पर आपके पास मैंने वो सोल्यूशन वाले टेबल में मैंने बताया था आपको, तो इसकी जो वैल्यू, इसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारे पास, वो आ जाएगा y इज इक्वल टू C1 e रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 1x, इसको मैं सीधे x ही लिखता हूँ, और आगे प्लस C2 e रेज़ टू पावर 3x प्लस C3 e रेज़ टू पावर माइनस x। ओके, तो हमारे पास आ गया ये सोल्यूशन, ये था कंप्लीट सोल्यूशन। और हाँ एक बात और, ये हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, ये आ रहा है कंप्लीट सोल्यूशन। और यही जो आगे जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालेंगे तो इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेके चलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, जिसको हम CF के साथ डिनोट करते हैं। इसके आगे भी हमारे पास आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल लेके चलते हैं, तो वहां पर होगा ये वाला यूज। तो पर फिलहाल के लिए ये कंप्लीट सोल्यूशन यही है वहां पर, और जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो होगा CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये होता है वहां पर कंप्लीट सोल्यूशन। पर हमारे पास अभी जो है वो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास जो CF होता है वही कंप्लीट सोल्यूशन होता है। तो हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो यही है इस वक्त, ठीक है।